नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास तक हमने 80 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, मैत्री सेतु किन देशों के बीच है? आपके विकल्प हैं भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत भूटान और भारत म्यांमार। तो ध्यान रखना है कि मैत्री सेतु अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच बनाया गया है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। मैत्री सेतु भारत बांग्लादेश के बीच स्थापित किया गया है, जैसा कि अभी हमने बताया। इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जा रहा है। ऐसा क्यों है? पहली बात तो इसमें ये भी जान लेना कि ये फेनी नदी पर है। और इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह भारत में त्रिपुरा को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जोड़ेगा और कनेक्टिविटी अब आसान हो जाएगी, इसीलिए इसको गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जा रहा है। तो ध्यान रखना है, मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच है। अगर ये पूछा जाए कि किस नदी के किनारे है या किस नदी पर बना है, तो फेनी नदी। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? ठीक है, ओडिशा, दिल्ली, झारखंड, तमिलनाडु। तो सही उत्तर इसका ओडिशा। ध्यान रखना है कि भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतना ही इसमें जानकारी। अब स्किल सेंटर है तो यहाँ पर कौशल उन्नयन के प्रयास किए जाएंगे, और क्योंकि बहुत बड़ा है, विश्व स्तरीय है, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष मनाया जाएगा, और आपके विकल्प हैं 2022, 2023, 2024 और 2025। तो चलते हैं इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रायोजित संकल्प को अपनाकर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो? क्योंकि भारत ने ही इसकी संस्तुति की थी कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया जाना चाहिए, और उसकी इस सिफारिश को मान लिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन किस मंत्रालय की पहल है? आपके विकल्प हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, उपर्युक्त दोनों। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, दोनों का संयुक्त प्रयास है। अब राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का क्या उद्देश्य है, ये जान लेते हैं। इसका उद्देश्य है, यह शहरी भारत के लिए एक साझा डिजिटल बुनियादी तैयार करेगा। ठीक है, तो किसके लिए? शहरी भारत के लिए, और ग्रामीण के लिए चल ही रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट से संबंधित राज्य है? विकल्प हैं त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है असम। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, और इसके साथ ही धुबरी फूलबाड़ी पुल की भी आधारशिला रखी। तो एक प्रश्न तो यहाँ से ही पूछा जा सकता है कि धुबरी फूलबाड़ी पुल कहाँ है? तो असम में है। इसके अलावा, ठीक है, और क्या उद्देश्य होगा इसका? पूर्वी भारत में निर्बाध कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना, मतलब कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए, बाधा ना आए। ठीक है, तो ध्यान रखना है महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट के बारे में। किस राज्य से संबंधित है? असम। और एक और हमने इसमें बताया ना कि धुबरी फूलबाड़ी, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किस महापुरुष के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? ठीक है, किस महापुरुष के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस? तो ये लगभग सभी लोग जानते होंगे। इसका उत्तर सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है, इसकी और सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन कौन सा है? 23 जनवरी। तो ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो देश के लिए किए गए कार्य हैं, उनके समर्पण को हमेशा लोग याद रखें, इसीलिए पराक्रम दिवस, और युवा प्रेरित हों उससे। ठीक है, पूरी देश की जनता प्रेरित हो, इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने घोषणा की है कि उनके जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। जून 2021 में हरित हाइड्रोजन पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ठीक है, तो इसका उत्तर है भारत। ठीक है, देख लेते हैं क्या मतलब है हरित हाइड्रोजन पर शिखर सम्मेलन। जैसे कि हमने बताया, इसका उत्तर है भारत। हरित हाइड्रोजन पर शिखर सम्मेलन, ये ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में हरित हाइड्रोजन पर जो मीटिंग हुई,
उसकी मेजबानी किसने की, तो उसका उत्तर भारत होगा। अब हरित हाइड्रोजन का क्या मतलब है उसको जान लेते हैं। हरित हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन से आशय है पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त हाइड्रोजन। अक्षय ऊर्जा का मतलब है कि जो शून्य कार्बन उत्सर्जन करते हैं, मतलब कार्बन उत्सर्जन जीरो हो, उसी को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठे रायसीना डायलॉग 2021 में मुख्य अतिथि कौन था। देखिए, मुख्य अतिथि से संबंधित प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं, इसलिए हमने इस तरह के क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किए हैं। तो आपके विकल्प हैं पाल कामागे राष्ट्रपति रवांडा, मेटे फ्रेडरिक्सेन प्रधानमंत्री डेनमार्क, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी, उपर्युक्त दोनों। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रायसीना डायलॉग जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, पहली बात तो ये जानना है कि रायसीना डायलॉग भारत का सम्मेलन है। कब से मनाया जा रहा है, 2016 से। कौन करता है इसका आयोजन, विदेश मंत्रालय करता है, और एक थिंक टैंक है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें प्रमुख जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, दो लोग थे, पाल कामागे जो कि रवांडा के राष्ट्रपति हैं, और मेटे फ्रेडरिक्सेन जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखना है इन्फॉर्मेशन। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अरावल महोत्सव ये पहली बार आयोजित किया गया। अरावल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, प्रश्न यही है। जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। तो जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। जैसा कि हमने बताया कि जम्मू कश्मीर में पहली बार अरावल महोत्सव आयोजित किया गया है, और क्या उद्देश्य है, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना। ध्यान रखना है, ठीक है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अरावल महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। चलते हैं आगे और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। रानी गडिनलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है किस स्थान में, तो मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और तमिलनाडु। एक बात हमको ध्यान रखना है कि नागा आंदोलन जो 1905 से 1931 के बीच हुआ, उसी से रानी गडिनलियू की पहचान है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ उत्तर नागालैंड नहीं होगा, क्योंकि ये जो रानी गडिनलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है, ये उनके जन्म स्थान जो कि मणिपुर में आता है, वहाँ स्थापित किया गया है। तो चलिए इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं। व्याख्या है, रानी गडिनलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का शिलान्यास उनके जन्म स्थल, जैसे कि हमने बताया कि मणिपुर है, वहाँ किया गया है। और हमने बताया कि इनका नाम नागा आंदोलन से जोड़कर देखा जाता है। तो नागा आंदोलन के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। नागा आंदोलन जो कि 1905 से 31 के बीच हुआ, किसके बीच, अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ। इसका नेतृत्व जदो नांग कर रहे थे, लेकिन जदो नांग की गिरफ्तारी के बाद जो आंदोलन का नेतृत्व है वो युवा नागा महिला गडिनलियू के पास चला जाता है। कालांतर में यह आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ गया। ठीक है, एक बात और जान लेना है कि गडिनलियू को रानी की उपाधि आज़ाद हिंद फौज और जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, तो ये भी ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसमें यही है कि हमें ये ध्यान रखना है कि रानी गडिनलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय मणिपुर में स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से आज भी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।